नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग जियोडेसी को लेकर के। जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में, बहुत बार इंटरव्यूज में और बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट सेल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ज्योमेट्री को लेकर के कि शो दैट या सरफेस ऑफ ए स्फीयर, यानी कि हमें कोई भी एक स्फीयर दे दिया है, उसके सरफेस पर ऑल द ग्रेट सर्कल आर जियोडेसिक व्हाइल नो अदर सर्कल इज जियोडेसिक। इन कहने का क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो क्या है, कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर पर कोई भी एक आप सर्कल बनाते हो। सर्कल मतलब क्या, सरफेस के ऊपर आप वॉक करके एक कंप्लीट साइकिल पूरा करते हो, सर्कल पूरा करते हो। उसमें से जो ग्रेटेस्ट सर्कल जो होगा, मतलब सबसे बड़ा जो सर्कल होगा, वही केवल जियोडेसिक होगा। उसके अलावा कोई भी सर्कल जो होगा वो क्या नहीं होगा, आपका जियोडेसिक नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें शो करना है या प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपली इन्होंने कहा है कि स्फीयर के रिगार्डिंग हमको सॉल्व करना है, तो हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो हमें होगी एक स्फीयर की इक्वेशन की, और दूसरी हमें होगी जियोडेसिक इक्वेशन की। स्फीयर की इक्वेशन देखो मैंने सिंपल लिखी है, जहां पर मैंने आर स्फीयर का रेडियस लिया है। इस इक्वेशन को देख करके आपको लग रहा होगा कि इसमें एक टर्म मिसिंग है, आपका कौन सा वाला, फ्रंट का आर स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। लेकिन मैंने ये मान लिया कि आर इज कांस्टेंट। अगर मैं किसी चीज को कांस्टेंट मानता हूं तो इन दो टर्म से मैं अपनी इक्वेशन को कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये आपका सिंपल एक पोलर इक्वेशन है, एक आपका स्फीयर का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है आपका, जहां पर एक एंगल थीटा है और एक एंगल आपका फाई है, आर आपका उसका रेडियस है। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए हमारे इस इक्वेशन से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग सभी अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रायमेनियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो रायमेनियन ज्योमेट्री में हम किस कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, रायमेनियन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो इस हमारी जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको असल में मैट्रिक टेंसर आपको गेट होगा। और मैट्रिक टेंसर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जब यहाँ पर हम लोग जियोडेसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्रिस्टोबल सिंबल आएगा, और उस क्रिस्टोबल सिंबल को जब सॉल्व करोगे तो हमें किसके रिक्वायर्ड होगा, हमें मैट्रिक टेंसर की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी जियोडेसी इक्वेशन हो गई। इन आई जे के इनसे आप कंफ्यूज मत होना, ये डमी इंडेसेस होते हैं जो अदर बुक के अंदर हो सकते हैं, PKUR फॉर्मेट में हो या और किसी फॉर्मेट में दिए हुए हो। ये हमारी जियोडेसी इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारी वो टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन है, यानी कि उसमें एक कोऑर्डिनेट तो आपका किसका, आपका थीटा का, आपका एक कोऑर्डिनेट इसका आपका फाई का है। तो मैंने मान लिया x1 का मतलब क्या होगा, इससे भी ये करना पड़ेगा ना, मैं आई का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर 1 2 3, तो x1 का मतलब आप क्या समझोगे, तो आपको मानना है कि x1 का जो मीनिंग है वो असल में क्या आपका थीटा कोऑर्डिनेट है, और x2 का मतलब आपका क्या, आपका फाई कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट हो गए, थीटा एंड फाई। थीटा को 1 से, फाई को 2 से कर दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफल सिंबल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है, उसको ठीक इस प्रकार से लिखा जाता है। इन द फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल मल्टीपल विथ है एक मैट्रिक टेंसर, वो भी कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर के मल्टीपल में लिखा जाता है। एक सिंपल इक्वेशन है, फर्क कुछ नहीं है। जे के यहाँ एल है, यहाँ एल है, इनको जब सॉल्व करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, आपको पूरा जो आपका मेन फंडामेंटल सेंस आपको मिल जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट हमारे वही रहेंगे, ठीक है, आई जे एंड के कोऑर्डिनेट ही रहेंगे हमारे, आई जे एंड के कोऑर्डिनेट ही रहेंगे, बस एक फंडामेंटल टेंसर इसमें और जोड़ा गया है। इस टेंसर को मैंने ओपन करके लिखा है। टेंसर ओपन करना सबको आता है। उसमें याद रखना कि ये दोनों टर्म हमेशा क्या होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में माइनस में होते हैं, है ना। ये दोनों टर्म इसके रेस्पेक्ट में माइनस में होंगे, और बाकी सब में 1 by 1 अभी दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे। ये उसका एक्सपेंशन हो गया। अब हमें सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक टेंसर चाहिए, वो भी दो प्रकार के मैट्रिक टेंसर चाहिए। पहला तो हमें चाहिए कोवेरिएंट, यानी इसमें नीचे लगा हुआ हो, है ना, कोवेरिएंट चाहिए। दूसरा कौन सा चाहिए, कॉन्ट्रावेरिएंट चाहिए। तो सिंपल इस इक्वेशन को, इसको आप अगर कंपेयर करोगे कि यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे दोनों को, अगर आई और जे को दोनों को 1 1 ले लो आप, अगर मतलब x1 मतलब 1 को मान ली, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट आप थीटा ले लो, अगर 1 और 1, आई और जे क्या ले लिया आपने, 1 1 ले लिया, तो मतलब क्या हो गया आपका, दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके थीटा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, मैट्रिक टेंसर। तो यानी कि G11, है ना, ठीक है। आपने आई और जे दोनों क्या किया, 1 1 कर दिया, तो 1 1 करोगे तो हमारा क्या बनेगा, आर स्क्वायर हमारा मैट्रिक जो है वो टेंसर का आपको टर्म मिलेगा। सिमिलरली इस मैट्रिक टेंसर को आपको कन्वर्ट करना हो सकता है किसमें, कॉन्ट्रावेरिएंट में। सिंपल आपको 1 बाई, है ना,
प्रीवियस टेंसर करना है आपको। 1 ये टेंसर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर मिल जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे 2 करोगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक टेंसर क्या मिलेगा r स्क्वायर और साइन थीटा, आपको मैट्रिक टेंसर मिलेगा G22 नाम से। ठीक है, 2 का मतलब क्या हो गया 5 के रेस्पेक्ट में, है ना। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर मिल जाएगा आपको। तो ये भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब आपको रिमेंबर रखना है कि इन 2 के अलावा इसके अंदर कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक टेंसर हमेशा एक किस प्रकार चलती है, मैट्रिक्स की तरह चलती है। तो वहां पर सिमिलर टर्म भी आते हैं और एंटी सिमिलर टर्म भी आते हैं। जैसे आपका 1-2 का टर्म, 2-1 का टर्म, फर्दर ऐसे जितने भी टर्म आएंगे वो सब क्या होंगे इसमें 0। क्यों, वो टर्म इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये दोनों सिमिलर भी होंगे, मतलब सिमेट्रिक भी होंगे आपका। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे जीओडेसी इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं क्रिस्टोबल सिंबल को पहले, और क्रिस्टोबल सिंबल को सॉल्व करने के लिए मुझे ये मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। ये वाली दिख रही है आपको, ये मैथमेटिक्स, आपको ये मैथमेटिक्स पूरी मैंने यहां पर कॉपी कर दी है पूरी। इसमें नंबर 1 पे चाहिए आप कि आप यहां पर आई की वैल्यू 1 लोगे। आप आई की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, थीटा कोऑर्डिनेट ले रहे हो आप। ठीक है, आई का वैल्यू 1 लिया आपने, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बच गई, जे और के को क्या लिया जाए। तो जब आई इक्वल टू 1 लिया है तो कोऑर्डिनेट 2 ही है ना आपके पास, 1 and 2। कोऑर्डिनेट तो क्या है, थीटा एंड फाई तो कोऑर्डिनेट है आपका। तो आपने क्या किया, आई को आपने पहले रख लिया 1 रख लिया, जे और के को भी 1-1 रख लिया। आर्बिट्री मतलब एक बार इनको 1-1 रख लिया, एक बार आपका जे एक बार 1 रख लिया, के आपका 2 रख लिया, अगली बार आपका जे आपका 2 रख लिया, के आपका 1 रख लिया, अगली बार आपने जे और के दोनों को बराबर रख लिया। ये क्रिस्टोफल सिंबल बनाने का एक मेथड होता है। तो सिमिलरली आप इसके साथ करोगे, है ना। अब फर्स्ट का एग्जांपल, मान लीजिए आपने फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल का टेंसर बनाया, आई इज इक्वल टू 1 रखा आपने, जे और के भी आपने क्या रखा 1 और 1 रखा। तो आपने देखा कि आई और जे, आई वहां पे देखो 1 है, जे और के वहां 1-1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, पर एल और एल भी 1 हो गया, लिखा हुआ वहां पे 1 और 1। तो आपको क्या करना है, एल भी है वो 2 मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम रखेगा। तो यानी कि यहां पर अवेलेबल जितने भी इंडिसेस हैं वो सब 2 कोऑर्डिनेट के लिए फ्री हैं आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई के रेस्पेक्ट में इनकी वैल्यू क्या होगी 1/1 चेंज होती रहेगी आपकी। सिमिलरली आप यहां पर पूरे कोऑर्डिनेट बनाना, आपको क्या पता लगेगा, मेरे असल में 8 कोऑर्डिनेट सेट बनेंगे आप किसके लिए, इस क्रिस्टोफल सिंबल के लिए। अब बात आती है क्रिस्टोफल सिंबल को सॉल्व करने की। याद रखना एल की वैल्यू 2 वैल्यू होगी एल की, एक बार एल की वैल्यू 1, देखो यहां पर है ना, एक बार एल की वैल्यू 2 होगी आपकी। तो अब ये पूरा आप लोग लिख लेना आपकी बुक में, या कॉपी कर लेना या थोड़ा वर्कआउट कर लेना, आपको ये सारे टर्म मिलेंगे आपको। इन टर्म को सॉल्व करने के लिए सिमिलरली हमें यही टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसकी फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 1 पर आपका 1-1-1, इनकी ऐसा सेट जिसके अंदर सारे कोऑर्डिनेट क्या हो आपके बराबर हो। देखो मैंने यहाँ पे सोल्व किया है 1-1-1 के लिए, ठीक है, ये आप सिंपल कह सकते हो, थीटा थीटा और थीटा, है ना। तो सिंपल एक फॉर्मूले के बेस पर मैंने इसे ओपन कर दिया आपका, ये आपका मैट्रिक खुलेगा पूरा का पूरा। इसमें आप नोटिस करोगे ये दोनों टर्म क्या है आपके सेम है आपका, और ये टर्म माइनस में है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/2 G11 डेल्टा x1 मिलेगा। यानी कि आपने क्या नोटिस किया कि अगर मैं 1-1-1 का डिफरेंशिएट करता हूं, 1-1-1 को ओपन करूंगा अगर, तो मुझे क्या मिलेगा G11 x1। सिमिलरली अगर मैं इसको ओपन करूं 2-2-2 को, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेट सेम रखे गए हो, जैसे 1 और 5, है ना, 1 का मतलब ये वाला और 5 का मतलब इसमें देखो ये कोऑर्डिनेट यूज हुआ है ना। तो मैं 1-1 रखूं या 2-2 रखूं, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, या 1-1-1 2-2-2 ये मिलेगा मेरे को। यही देखो आउटपुट जो है मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, कि G11 क्यों बचा मैंने, यहां से आया G11, ठीक है, और ये आपका आउटपुट आया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस में इसका आउटपुट आपको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि G12 और G21 दोनों क्या है आपके 0 है आपके। जिससे आपको क्या पता लगा कि मेरा ये मैट्रिक टेंसर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये पूरे टर्म ही मेरे 0 हो गए पूरे। क्लियर हुआ। इसी प्रकार ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म सारे 0 हो गए। रिमेनिंग टर्म से ही अपन को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट में चलता हूं,
1 2 और 1 वाला ये सेट देखिए, 2 नंबर सेट देखिए आपका 1 2 1 2। आपको पता है कि ये वाला क्रिस्टोफर सिंबल में देखिए नीचे क्या है 1 and 2 है, यहाँ पे क्या है 2 and 1 है। तो आपको पता है 1 and 2 2 and 1 दोनों क्या होते हैं सिमेट्रिक होते हैं, दोनों के आंसर क्या आते हैं सेम आंसर आते हैं। तो इसको जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व किया है, सिंपल फॉर्मूला ओपन किया है और आउटपुट में आपको ये मिलेगा आपको। और ये चीज आपके कहाँ अप्लाई होगी, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, 6th वाले में और 7th वाले में। आप जो वर्कआउट करके देख लेना अपना 6 7 2 1 1 में दोनों सिमेट्रिक होंगे और आउटपुट आपके ठीक इस प्रकार आएंगे आपके। नेक्स्ट आप एक और देख लीजिएगा 2 2 1 वाला सीन देख लीजिए, मतलब जहां पर पहले दो कोऑर्डिनेट सेम रखे गए हो सकता है वहां 1 1 और 2 भी रखा गया हो, है ना। जो कैसे आपको 4 और 8, 4 में देखिए आप 4 में देखो 2 2 1 का सेट है आपका एक जो नॉन वेनिशिंग टर्म है, और 8 में देखिए 1 1 2, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट आपके सेम है, अगला कोऑर्डिनेट आपका चेंज है। उसके लिए तो सेम मैंने आउटपुट निकाला है मैंने आपका। ये सारे आउटपुट मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना अच्छा हैंड रिटन वर्क कर सकते हैं इनको सॉल्व करने में। इतने सारे टर्म मिलने के बाद में हमारी मैथमेटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो गई है। उसे रिड्यूस करने के लिए हम विचार करते हैं इनके डेरिवेशंस के ऊपर। तो देखो पहले फर्स्ट वाले में इसको हमें x1 के रेस्पेक्ट में ड्राइव करना है, तो g11 है ना, ये देखो g11 का x1 के रेस्पेक्ट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो g11 असल में है क्या मेरा, g11 मेरा असल में क्या है r स्क्वायर है मेरा, है ना। ये टर्म क्या मेरा r स्क्वायर है, r स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x1 मेरा क्या है थीटा के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिराइव करूंगा तो क्या आएगा 0, क्योंकि थीटा r पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये 0 हो गया। इससे क्या हुआ g11 के x1 के रेस्पेक्ट में जितने भी टर्म हो सब क्या होंगे 0 होंगे। तो g11 विथ रेस्पेक्ट टू x1 ये क्या हो जाएगा आपका 0 आपका। g11 विथ रेस्पेक्ट टू x1 और कुछ है क्या, g11 और कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ पहला टर्म मेरा क्या हो गया 0 हो गया। दूसरा देखो g22 है ना विथ रेस्पेक्ट टू x2, g22 क्या है आपका, g22 आपका ये है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है आपका। इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूं मैं, फाई के रेस्पेक्ट, मतलब x2 के रेफरेंस में कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे को 0 आएगा। मतलब g22 का 0 क्यों है, क्योंकि फाई r ऑफ थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये टर्म आपका क्या आएगा 0, यानी कि g22 और x2 वाला टर्म को दिख रहा है आपको कहीं पर, आपको ये रहा, ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और कोई टर्म दिख रहा है आपको। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन g11 विथ रेस्पेक्ट टू x2। g11 का मतलब क्या हुआ r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू 5, वो क्या आएगा आपका 0, यानी कि क्या होगा g11 और x2, तो g11 x2 इज 0। अब नेक्स्ट देखिए आपका g22 विथ रेस्पेक्ट टू x1, यानी कि g22 का मतलब क्या हुआ आपका ये वाला टर्म आपका ये वाला ना विथ रेस्पेक्ट टू x1, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में इसका एक डेरिवेशन क्रिएट होगा, मतलब ये नॉन वेनिशिंग टर्म होगा। इसका जो डेरिवेशन आपको इस प्रकार होगा, बाकी 3 का डेरिवेशन क्या होगा आपका इक्विवेलेंट टू 0 होगा। तो हमें क्लियर क्या गोट हुआ हमको कि हमारे पूरे इतने सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स में थे, कुछ कंडीशंस लगाने के बाद में ये हमारे नॉन वेनिशिंग टर्म इन क्रिस्टोफर सिंबल बच गए, जिसमें एक सिंबल तो बचेगा 1 2 2 वाला, दिख रहा है आपको कहीं पर, आपको दिख रहा है 1 2 2 वाला, ये सिंबल आपका नॉन वेनिशिंग टर्म है आपका, क्लियर हुआ। और ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा ना, कि ये दोनों सिमेट्रिक टर्म है ना। ये टर्म आपका नॉन वेनिशिंग टर्म है। एक टर्म आपका 2 1 2 वाला टर्म देखो, ये वाला 2 1 2 और 2, ये दोनों टर्म आपके क्या है आपके नॉन वेनिशिंग टर्म है, और ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 विथ दिस कंडीशन, है ना। ये चलो ये भी हो गया 0। इन 3 को जो है अपन राइट डाउन करते हैं। ये वाला लिख रहा हूं पहले, आपका 1 2 2 वाला, ये वाला मैं लिख रहा हूं, ठीक है 4 नंबर वाला, ये सिमिलर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है g11 का टर्म आपका क्या है 1/r स्क्वायर, यानी कि 1/r स्क्वायर डॉट -1/2 और मल्टीपल विथ r स्क्वायर 2 आपका साइन थीटा आपका कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका सिंपल, आपका ये r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका माइनस आपका साइन थीटा और आपका कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली 2 टर्म आपके नॉन वेनिशिंग टर्म है आपके, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप नोटिस करो
G22 क्या रखते हो आप, वो है अपना 1 अपॉन आपका आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और डॉट में आपका होगा 1/2, डॉट में आपका आर स्क्वायर, डॉट में 2 आपका साइन थीटा, आपका कोस थीटा। देखिए कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका पावर कैंसिल हो जाएगा। कोस अपॉन साइन की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी खोट थीटा होती है। तो आपको इसका आउटपुट मिल गया, इसका आउटपुट मिल गया, यानी कि हमारे इस क्रिस्टोफर सिंबल में केवल 3 ही नॉन वैनिशिंग टर्म है, बाकी सारे वैनिशिंग। वैनिशिंग मतलब इक्वल टू जीरो है ना, ये इक्वल टू जीरो नहीं, बाकी सारे इक्वल टू जीरो है। तो बारी बारी से पुट कर लें अपन लोग। अब हम पुट करते हैं, हमारे इस इक्वेशन में गौर कीजिए कि हमारा पहला टर्म क्या है, 1 का मतलब क्या हुआ, असल में वो i इक्वल टू 1 है ना, i इक्वल टू 1 है। और नीचे टर्म क्या है आपका 2 और 2, मतलब क्या हुआ कि आपका j और k दोनों क्या है आपका इक्वल है, और वो किसके बराबर है, 2 है। वही एक क्रिस्टोफर सिंबल नॉन वैनिशिंग है। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी उसे सिमिलर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो है वो x1 का मतलब xi है, i की जगह आप क्या रखोगे, x1 रखोगे। x1 किसके बराबर है आपका, थीटा के बराबर है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार बनेगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट पुट कर देना उसके अंदर क्रिस्टोफर सिंबल की वैल्यू आपकी, और इनकी इस क्रिस्टोफर सिंबल की वैल्यू है ना 1 2 2 के लिए है ना। और ये दोनों जो है आपके वो क्या है, जे और के दोनों क्या बराबर है आपके, ठीक है। बराबर होने का मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही चीज है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा एस का स्क्वायर कर दिया, 2 टाइम गुणा में आएंगे ना, ये सेम हो गए दोनों, तो मैंने उसको स्क्वायर में कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन इसके बेसिस पे लिखी जाएगी, 2 1 2 और 2 2 1 दोनों सिमेट्रिक टर्म है, ठीक है। तो वहां पर देखो आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी, और जे एंड के नॉट इक्वल नहीं है दोनों आपस में, तो यानी कि 2 टर्म होंगे। तो देखो पहले यहां पर मैं जो आपका है आई की जगह में क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, टर्म क्या बनेगा वहां से 5 बनेगा। तो ये 5 का डबल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू स्क्वायर, प्लस आप देखोगे यहां पर कोट आ रहा है ना, इनका क्रिस्टोफर सिंबल का रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, कोट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 क्रिस्टोफर सिंबल है, 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो क्या बनेगा, 2 बनेंगे ना, 2 कोट, और दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो एक बार तो मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में, एक बार आपका फाई के रेस्पेक्ट में, और अगला 0। ये 2 मेरी जियोडेसिक इक्वेशन बनेगी आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। यानी कि कहना का मतलब मीनिंग ये हुआ कि कोई भी अगर मान लीजिए स्फेयर है, अगर उसके सरफेस को फॉलो करते हुए कोई भी एक अगर इसमें मतलब एक अगर सॉरी मतलब जियोडेसिक अगर बनाई जाए अगर, तो उसमें जो ग्रेटेस्ट सर्कल होगा वो जियोडेसिक होगा। तो उसके लिए शर्त क्या है कि उसे इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को सेटिस्फाई कैसे करेगा, तो इसके देखो यहां तक पहुंचने के एक सिंगल पाथ है, लेकिन यहां के बाद बहुत सारी वेरिएबल एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें से मैं एक या दो एक्सप्लेन आपको यहाँ पे शो करूंगा। जैसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में शो कर देता हूं, लेट अज्यूमिंग दैट लैटिट्यूड ऑफ सर्कल, मान लीजिए कोई भी एक मेरा एक स्फेयर है आपका, ठीक है, उस पर आपने कहीं पर भी एक सर्कल बना लिया। आपको पता होगा कि अगर मैं कोई भी सर्कल अगर इक्वेटोर पर बनाऊंगा और उसके ऊपर अगर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ता हूं, तो मेरे सर्कल की रेडियस जो सर्कल की जो परिधि है वो लगातार क्या होती जाएगी, मेरी कम होती जाएगी। मेरी रेडियस सेम रहेगा है ना, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो रेडियस की वैल्यू लगातार क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर नहीं लेकर के, और मैंने कहा ले लिया, ऊपर ले लिया, मान लीजिए कोई भी एक लैटिट्यूड मतलब हाइट पे ले लिया मतलब। तो यहां पर अगर मैं लेता हूं, अगर मैं, तो यहां पर 2 कंडीशन है मुझे सर्कल बनाने के लिए। नंबर 1 कंडीशन तो क्या है कि अगर मुझे सर्कल बनाना है, तो जो मेरी ये वाली जो एक्सिस है ना, ये आर, इसके साथ जो एंगल उठ रहा है आपका थीटा, उस एंगल को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां बना रहा हूं, तो मैंने एंगल ले लिया 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री, कितना भी डिग्री हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एक एंगल फिक्स कर लिया, ये आपका थीटा 0 कोई एंगल है आपका। और ये जो इस एंगल पर अगर मैं कोई भी पाथ बनाऊंगा तो क्या होगा, असल में इसके ऊपर जो वेक्टर चलेगा, अगर मान लीजिए आप धरती के ऊपर कहीं भी घूम रहे होते हो अगर, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो गोलाकार घूम रहे, आपको क्या लगता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सीधी लाइन के अंदर चल रहा हूं। और जियोडेसिक में क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो
जो फाई का मतलब है कि नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो उसके पाथ को दर्शाएगा, वो उसे क्या लगेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लैम्बडा एस का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट है ना। ये बाद में आप जाकर के टाइम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो उसे आप, ठीक है। ये आपका जो इक्वेशन है वो किसका होगा, आपका स्ट्रेट लाइन का, कि कोई भी एंगल के ऊपर थीटा 0 एंगल पर जो पाथ ड्रॉ किया जाएगा वो लाइक एज पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये दोनों कंडीशन जो हमने बनाई है हमारे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इसको ये सेटिस्फाई कर देती है अगर, तो क्या होगा, ये क्या होगी, ये जियोडेसिक होगी, और नहीं कर पाई तो क्या होगी, ये जियोडेसिक नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें डबल डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया वन टाइम। आपको पता है कि एंगल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस 0 आएगा, क्योंकि एस पे डिपेंडेंट कोई भी पैरामीटर नहीं है। और इसका डबल डेरिवेटिव ऑब्वियस क्या आएगा, आपका 0 आएगा। अब आप सेकंड फाई को लीजिए, फाई मतलब ये वाला, इसका एस के रेस्पेक्ट में वन डिफरेंशियल आपका लैम्बडा आएगा, लेकिन सेकंड डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इसको आप है जो पुट कर दीजिए यहाँ पर कंडीशन में। देखो पहले इसमें पुट करते हैं हमारे, इसका डबल डिफरेंशियल क्या है, आपका डबल डिफरेंशियल 0 है, मैंने 0 लिख दिया, प्लस 2 कोट और थीटा बाई डेल्टा एस, थीटा बाई डेल्टा एस, ये क्या है, 0 के बराबर है, मैंने 0 लिख दिया और लैम्बडा हो गया इक्वल टू 0। सेकेंड इसमें पुट करते हैं अपन, थीटा का डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर क्या आपका 0 है आपका, फिर माइनस आपका साइन कोस थीटा 0, सॉरी साइन थीटा 0 कोस थीटा 0, और डॉट में क्या होगा, डेल्टा फाई सिंगल है, ठीक है, सिंगल आपका फाई का स्क्वायर, मतलब आपका लैम्बडा स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये इक्वेशन तो ऑलरेडी 0 के बराबर हो गई, इट इज गुड एंड वेल, लेकिन ये इक्वेशन अभी 0 के बराबर नहीं हुई। अगर ये चीज पुट करने पर ये 0 के बराबर हो जाती तो क्या होता, किसी भी एंगल के ऊपर बना हुआ जो हमारा सर्कल था, यानी कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उस पर किसी एंगल पे बना हुआ जो सर्कल है वो क्या हो जाता, मेरा जियोडेसिक हो जाता। लेकिन यहां पर सेकंड वाली इक्वेशन क्या हुई, 0 के बराबर नहीं हुई। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो जियोडेसिक हो जाएगी। तो इट हैव ए 3 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं इस लैम्बडा को 0 के बराबर कर दूं, तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और ये कंडीशन बता देगी कि भैया वो क्या हो जाएगा, जियोडेसिक हो जाएगा। लैम्बडा इक्वल टू 0 लेता हूं अगर मैं, तो लैम्बडा असल में है क्या, लैम्बडा असल में एक तरह का पाथ का एक पैरामीटर है आपका, पाथ का पैरामीटर एक कांस्टेंट पैरामीटर है। लैम्बडा आपका एक कांस्टेंट है, तो अगर आप किसी आप कांस्टेंट को 0 करते हो तो क्या होगा, वो कोई पाथ बनाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपने इसको 0 कर दिया अगर, तो क्या होगा, ये पाथ ही नहीं बनेगा, व्यक्ति मूव ही स्ट्रेट लाइन मूव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्बडा 0 के बराबर अपन नहीं कर सकते। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है आपका, कि साइन थीटा 0, यानी कि साइन थीटा 0 को 0 के बराबर कर दो आप, इसको भी 0 के बराबर कर दो, कितना होगा, इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हो कि साइन थीटा इक्वल टू 0 में क्या होगा, थीटा कब 0 हो सकता है, या तो आप 0 रखो या पाई रखो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 0। अगर आप ऐसा करते हैं आप अगर, तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 रखोगे आप, तो क्या होगा कि आपने जो एंगल उठाया था उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप करो उसे 0 पर, या आप इसे कर दो पाई पर, या सिंपल आप कह दो 0 पर, या सिंपल कह दो आप पाई पर। तो कोई भी 0 पर और पाई पर जो पॉइंट्स बनेंगे वो असल में क्या बनेंगे, नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के पॉइंट बनेंगे, वो कोई भी किसी भी सर्कल के पॉइंट नहीं बनेंगे कभी। नंबर 3 कंडीशन लीजिए आप, कि कोस थीटा 0 को अपन क्या करें, अपन 0 के बराबर रखें। तो कोस थीटा 0 कब होता है, जब उसका एंगल 90 डिग्री हो, तो यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सिस एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट एक्सिस हो जाएगा पूरा, यानी कि आप कोई भी सर्कल बनाना है तो स्ट्रेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कर्व अराउंड द इक्वेटोरियल होगा, यानी कि वो कर्व किसका बनाएगा, इक्वेटोरियल का बनाएगा। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है ना, सुनने में अजीब गरीब लगती है, मैंने कई बुक्स वगैरह को देखा, फॉलो किया, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बाकी मेरे पास एक ट्रिकी फॉर्मेट हो रहा है कि सिंपल आपका ये इक्वेशन है, आपको फॉलो कराना है आपको, तो सिंपल आप क्या कीजिए, ऐसा कोई भी पैरामीटर रखिए कि ये पैरामीटर तो आपका कॉमन है, आपका एंगल का पैरामीटर आपको चाहिए ना कि एंगल कितना होना चाहिए, इसमें आप इस पूरी इक्वेशन में आप पाई बाई 2 रख करके देख लीजिए,
यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे आप तो क्या होगा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। यहाँ पाई बाय 2 रखते क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब पूरा इक्वेशन क्या हो गया आपका 0। यहाँ पर आप कोट थीटा पाई बाय 2 रख के देखिए आप तो क्या होगा आपका 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यानी कि पाई बाय 2 वाली जो कंडीशन है, कौन सी वाली, जो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए पाई बाय 2, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में कहूंगा कि जब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो, ये तो क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए उसका, और उसका पाथ जो है अगर वो क्या हो, लैम्बडा एस प्लस सी, ये अगर पाथ हो अगर तो क्या होगा, वो जियोडेसिक होगा। और असल में वो पाथ किसका है, वो असल में इक्वेटोरियल का पाथ है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन इंक्लूडिंग द सेंटर ऑफ स्पैर इज इंक्लूडेड, मतलब अगर वो सेंटर को इंक्लूड करके अगर कोई भी अगर जियोडेसिक बनेगी, अगर पाथ बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, जियोडेसिक होगा। लेकिन इस सेंटर को छोड़ कर कोई भी पाथ आप बनाओगे अगर, तो वो बनेगा तो सर्कल वो बकायदा, लेकिन वो क्या होगा, वो सेंटर को इंक्लूड नहीं करता है, तो वो ग्रेटेस्ट सर्कल नहीं होगा और नहीं वो क्या होगा, जियोडेसिक होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो इक्वेटोरियल यूं ही बना हुआ, आप यूं भी बना सकते हो, आप मतलब इंक्लूडिंग द सर्कल आपको बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग द सर्कल आप बनाओगे अगर तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका ग्रेट सर्कल बनेगा और वही आपका क्या होगा, जियोडेसिक। तो आज के इस थोड़े लेंथी लेक्चर में हमने है जो ये शो किया कि किस प्रकार क्रिस्टोबल सिंबल्स हमारे शो किए जाते हैं और किस प्रकार हमारा ये जियोडेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाता है। थैंक यू।